हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे टर्म 2 का क्लास 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, प्रॉपरली तरीके से आप नोट्स बना के चलेंगे तो हमारा ये चैप्टर एक झटके में खत्म हो जाएगा और 4-5 क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम बेसिक कर करके इसका वाइंड अप कर देंगे। यानी फर्स्ट क्लास में हम बेसिक करेंगे, देन हम एंट्रीज को सीखेंगे, कैसे बनती है एंट्रीज, कैसे बनाई जाती है, किस तरह इसको फॉलो अप करना पड़ता है और कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है अपने बुक्स के अंदर। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अपने नोट्स और पेन को संभाल के रखिएगा, ठीक। यानी आप प्रॉपरली तरीके से नोट्स बनाइएगा। तो आइए हम यहां पढ़ते हैं। ये है, नाम है चैप्टर का बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? आप ये जानिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, और एक बार आप ये समझ गए तो यहां पर आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं। एक सेल की जाती है, जब गुड्स बेचा जाता है तो या तो वो गुड्स कैश में बेचा जाएगा, कैश सेल किया जाएगा, या तो गुड्स उधार में बेचा जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्रेडिट सेल किया जाएगा। आप ध्यान सुनिए बेटा, या तो कैश में बेचा जाएगा या तो क्रेडिट में बेचा जाएगा। अगर कैश में बेचा जाए तो हमें किसी को भी, चाहे वो सेलर हो चाहे बायर हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो कहां पर? वहां वो है क्रेडिट सेल। यानी इधर हम गुड्स बेचेंगे तो सही, लेकिन बदले में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। यानी पैसा आएगा तो सही, लेकिन आएगा कुछ टाइम बाद। तो यहां पर सेलर तो बहुत दुखी रहेगा। तो यहां इन चीजों को निपटने के लिए, यहां पर जहां पर सेलर बहुत दुखी है, तो इस जगह पर एक चीज अराइज हो जाएगी, उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस, इसको ध्यान रखिए बेटा। अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। तो यानी मैंने आपको बताया, सेल दो तरीके होते हैं, कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। कैश सेल में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, बायर भी खुश सेलर भी खुश। बट जहां पर अगर सिचुएशन अराइज हो जाएगी वो है क्रेडिट सेल। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन जो अराइज होने वाली है वो है क्रेडिट सेल में। तो किस तरह से सारी चीजें होती हैं हम उसको यहां पर सीखते हैं। आइए, बिल ऑफ एक्सचेंज में सिचुएशन कैसे अराइज होगी। एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। ए क्या गए, एक सेलर बन गया है। यानी एक का अपना चावड़ी बाजार में स्टेशनरी की बहुत बड़ी शॉप है, या किसी भी आइटम की, मैं बोल देता हूं एसी की बहुत बड़ी शॉप है। तो कहने का मतलब है इसकी बहुत बड़ी शॉप है, ये बी को पता है। अब बी ने बोला, ए भाई सुन। ए कहता है बता। कहता है मुझे एसी परचेज करना है तेरी शॉप से। तो बी कहता है कि मुझे एसी परचेज करना है तेरी शॉप से। ए कहता है कोई बात नहीं, कर ले भाई। तो ए ने बोला कि भैया मेरे दुकान से आप एसी परचेज कर लो, लेकिन बी ने बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप चाहो तो इस पैसे को मैं 1 महीने बाद दे दूं। ए ने बोला यार आप मेरे दोस्त हो, मेरे जिगरी दोस्त हो, मैं आपको पहले से फ्रेंड मानता आया हूं, तो आप 1 महीने तो क्या, आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। अब यहां पर बी खुश, क्योंकि बी के पास एसी आने वाला है और उसको टाइम मिल गया पैसा देने का। तो यहां पर ए ने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिया बी को। यानी इसने गुड्स बेच दिया, यानी एसी बेच दिया 50,000 का बी को। और बदले में बी ने इसको एक जुबान दे दी कि आपको 1 महीने बाद ये पूरा पैसा जो 50,000 है ये मैं आपको पे कर दूंगा। टाइम बीतता गया, 1 महीने बाद गुजरा, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा,
इस तरह से ए दुखी, यार ये तो मेरा जिगरी दोस्त था, इसने पेमेंट किया ही नहीं। ए बार बार उसके घर जाता, उससे पूछता भाई पेमेंट कर दो कर दो कर दो कर दो, लेकिन बी कहता मैं नहीं कर रहा। ऐसे केस में ए बहुत दुखी हो गया, एक पुलिस वाले के पास भी नहीं जा सकता था, यानी पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि ए ने जो ट्रांजेक्शन की है बी के साथ वो पूरी तरह से फुली वेरीफाइड नहीं है, यानी लीगली नहीं है। उसने बेचा तो, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उससे पैसा लेना है। तो ए दुखी, ए मेरे पास आया, ए का चार्टर्ड अकाउंट में, तो ए कहता है सर मैं बहुत दुखी हूं, मेरे इस सॉल्यूशन का आप मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो मैंने बोला कि हाँ ए बताओ क्या बात है, ए भी मेरा स्टूडेंट था। तो ए से मैंने पूछा भाई ये बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो ए कहता सर एक्चुअल में मैंने 1 महीने पहले 2 महीने पहले, डिपेंड करता है टाइम पीरियड क्या हो, यानी 1 या 2 महीने पहले मैंने बी को गुड्स बेचा था, वो नालायक का पैसे नहीं दे रहा। तो ए ने बोला ठीक है, आपने गुड्स बेचा था बी को, आपने उधार में बेचा था, ये भी मुझे पता है, लेकिन क्या उसके बदले बिल ऑफ एक्सचेंज लिया? ये कहता सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं नालायक, अकाउंट्स पढ़ाया आपको मैंने और आपको बताया था कि जब भी उधार में गुड्स बेचोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज जरूर साइन करा लेना। ये कहता हाँ सर मुझे ध्यान नहीं था। अब ए क्या कहता है कि अगली बार से जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज जरूर दूंगा दूसरी पार्टी को। तो ए ने अगली बार बी को, यानी ए ने बी को गुड्स बेचा, लेकिन उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज जरूर दिया। यानी एसी अगर मान लो अगली बार बी को बेचता है तो उसके साथ वो क्या देगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ए गुड्स तो देगा, उसके साथ बिल ऑफ एक्सचेंज देगा बी को, और बी उसे साइन करेगा। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बी क्या करेगा? साइन करेगा और वापस रिटर्न कर देगा किसको? ए को। अब कल को अगर बी पैसे नहीं देता है, इस केस में ए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करके या कोर्ट में केस फाइल करके पैसा ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसने काम किया है वो लीगली किया है, उसके पास प्रूफ है कि भैया आपने वादा किया था 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट कर दोगे। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे होल प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इतनी चीज जानने के बाद कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके बाद हम सारी चीजें क्लियर करते हैं बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर करने के बाद अब हम सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। सर ए सेलर था, मान गए, ए क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। ए क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल ड्रॉ करता है उसे कहते हैं हम ड्रॉवर। उसे क्या कहते हैं हम? ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है उसे कहते हैं ड्रॉवी। यानी जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी है। ध्यान सुनो बेटा, अगर बिल ड्रॉ किया जाएगा, जिसने बिल बनाया उसको कहेंगे ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल बनाया गया, या कह दो जो इसने एक्सेप्ट किया, उसे कहेंगे ड्रॉवी। तो यहां पर हमारे पास सीधे सीधे है, सेलर ही ड्रॉवर है और बायर ही ड्रॉवी है। ठीक बच्चों, तो इस अब ए और बी के बीच में कंफ्यूजन दूर, ए आराम से बी से पैसा ले सकता है। तो आगे की बात हम क्या सीखते हैं बेटा? सुनना, आगे की चीज हम कहते हैं कि सर ए बिल बनाएगा उसे ड्रॉवर कहते हैं, और बी एक्सेप्ट करेगा उसे ड्रॉवी कहते हैं। सुनना बेटा, अगली चीज हम कहते हैं कि ए के केस में बिल्स रिसीवेबल होगा और बी के केस में क्या होगा? बिल्स पेबल होगा। ए के केस में बिल्स रिसीवेबल होगा और बी के केस में बिल्स पेबल होगा। किस तरह से समझें? ए क्या करेगा?
पैसा रिसीव करेगा, यानी बिल का अमाउंट रिसीव करेगा, इसलिए इस केस में कहा जाता है बिल्स रिसेबल। लेकिन बी क्या करेगा, उस बिल को पे करेगा, तो ऐसे केस में कहा जाता है बिल्स पेबल। क्या कहा जाता है, बिल्स पेबल। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। सुनिए, बिल्स रिसेबल इज एसेट्स, हमेशा बिल्स रिसेबल हमारी एसेट्स कहलाती है और बिल्स पेबल हमेशा लायबिलिटी कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है पहले भी, इसीलिए आपको ये फिर दोबारा मैं क्लियर करवा देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहां पर बिल्स रिसेबल हमारी एसेट्स है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। अब ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बात की बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, बिल्स रिसेबल कब अराइज होता है, बिल्स पेबल कब अराइज होता है, बिल्स रिसेबल एसेट्स होती है और बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है। ये बात हमने क्लियर की। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दे बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको आप लोग ध्यान दे बेटा। ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट मतलब जिस दिन पैसा मिलना था, मैं इसको आपको हिंदी में लिख के दिखा रहा हूं, जिस दिन पैसा मिलना है, यानी जिस दिन पैसा मिलना है या जिस दिन मिलेगा वो है आपकी ड्यू डेट। सुनो बेटा, अब ड्यू डेट की बात आती है तो ड्यू डेट तो आपने समझ लिया जिस दिन पैसा मिलना है। इसके साथ ही आप बात करेंगे ड्यू डेट का, तो बेटा इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जिस दिन आपकी बिल की डेट है, जिस दिन आपकी बिल की डेट है उसमें आप ग्रेस पीरियड ऐड कर दें, उसमें आप ग्रेस पीरियड ऐड कर दें। सर ग्रेस पीरियड क्या होता है, ध्यान सुनिए, ग्रेस पीरियड वो टाइम जो हम सेटलमेंट के लिए बैंक को देते हैं उसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, यानी एक्स्ट्रा टाइम ये कह सकते हैं आप। ठीक, तो कहने का मतलब है आपने देखा कि ड्यू डेट कैसे निकलती है, इसके ऊपर हम कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, मतलब एग्जांपल टाइप कर लेते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 1, हमारी एक डेट है 26 जुलाई 2020, इसको टाइम दिया गया 1 महीने का, तो यहां पर हमारी ड्यू डेट क्या हो, सुना बेटा, 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो यानी 27 जुलाई से लेके 27 अगस्त, ये 1 महीना हो गया, तो यानी हमारी जो डेट आई है 27 अगस्त, इसमें ग्रेस पीरियड, जो कि ग्रेस पीरियड हमारा 3 डेज का होता है, कितने डेज का होता है, 3 डेज का, तो ग्रेस पीरियड 3 डेज का हम यहां पर ऐड कर देंगे, कैसे, 27, 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त, यानी जिस दिन ये डेट आई थी उसके अलावा 3 दिन और 3 डेज और ऐड कर दोगे, तो ये आ गया 30th अगस्त। ये 30th अगस्त आपका बन जाएगा ड्यू डेट, ये 30 अगस्त जो आपकी है ये आपकी बन गई ड्यू डेट, यानी इसका आंसर है हमारा ड्यू डेट 30 अगस्त। अब अगला एग्जांपल की तरफ देखते बेटा, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम अगला एग्जांपल लिखते हैं 23 नवंबर 23 नवंबर 2020, और यहां से हम देते हैं आगे बेटा 3 महीने, 3 महीने नहीं, हम ले लेते हैं 2 महीने, 23 नवंबर 2020, हमसे टाइम मांग गया कि 2 महीने का, अब हम कैसे करें इसको, तो ध्यान दे बेटा, 23 नवंबर से 2 महीने कैलकुलेट करने हैं, 23 नवंबर से 23 नवंबर से लेके 23 दिसंबर, 23 दिसंबर से लेके 23
जनवरी, यानी हमारी अब डेट निकल के आ गई है 23 जनवरी। इसमें ग्रेस पीरियड 3 दिन, यानी 24 जनवरी, 25 जनवरी एंड लास्ट इज 26 जनवरी। तो यानी 3 डेज आपका ग्रेस पीरियड है, ठीक। यानी 26 आपकी क्या है, ड्यू डेट आने वाली थी, लेकिन इस केस में आपको समझा दूं कि यहां पर आपकी जो डेट होगी वो होगी 25 जनवरी। सर क्यों, आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर हमारे पास दो तरह के हॉलीडेज होते हैं, एक होता है पब्लिक हॉलीडे और एक होता है इमरजेंसी हॉलीडे। एक होता है पब्लिक हॉलीडे और एक होता है इमरजेंसी हॉलीडे। दो तरह के हॉलीडेज है बेटा। पब्लिक हॉलीडे हमारे 4 तरह के पब्लिक हॉलीडेज माने गए हैं। सबसे पहले 26 जनवरी को जो हॉलीडे है ये पब्लिक हॉलीडे है। दूसरा 15 अगस्त को जो हॉलीडे है वो आपका पब्लिक हॉलीडे काउंट किया गया है। एंड देन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये भी हमारा पब्लिक हॉलीडे में काउंट किया गया है। और लास्ट इज संडे। ये 4 हॉलीडे ऐसे हैं जो आपके पब्लिक हॉलीडे हैं, और इमरजेंसी हॉलीडे उन हॉलीडेज को कहा जाता है जो गवर्नमेंट के थ्रू इमरजेंसी में हॉलीडे लगाया जाता है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट हॉलीडे। ऐसे केस में इन दो हॉलीडेज में आपको ड्यू डेट क्या लेनी होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास ध्यान रखें बेटा, अगर पब्लिक हॉलीडे होगा तो वन डे बिफोर आपकी पेमेंट की जाएगी, यानी पेमेंट 1 डे बिफोर, यानी जो पेमेंट आप करेंगे एक दिन पहले करेंगे। लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे की बात की जाए तो बेटा इस केस में पेमेंट 1 डे आफ्टर, यानी पेमेंट जो आप करेंगे एक दिन बाद करेंगे, एक दिन बाद करेंगे बेटा, ठीक। तो पेमेंट आप एक दिन बाद करेंगे, यह है पेमेंट 1 डे आफ्टर, ठीक। तो कहने का पर्पस ये हुआ कि पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे क्या होते हैं, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान दें बेटा, पब्लिक हॉलीडे होगा तो आपको पेमेंट एक दिन पहले देनी होगी, अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो आपको पेमेंट एक दिन बाद करनी होती है। अब आगे की बात, सर ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब एक और चीज हम क्लियर करते हैं जो कि आपको पता है, लीप ईयर। सर लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में फरवरी 29 आ जाता है। सर कौन सी ईयर में फरवरी 29 आता है? सर जो भी 24 के मल्टीपल में होता है। बच्चों ध्यान दें, पर जो भी आपके 4 के मल्टीपल में, जो ईयर 4 के मल्टीपल में आएगा वो आपका लीप ईयर होता है। जैसे 2004 में था लीप ईयर, 2008 में था, 2012 में था, 2016 में लीप ईयर आया, नेक्स्ट 2020 में आया था, अगला 2024 में आएगा, देन 2028 में आएगा, 2032 में आएगा। यानी जो भी 4 के, जो ईयर 4 के मल्टीपल में आते हैं उस ईयर में लीप ईयर 29 बन जाएगा। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? अगला एग्जांपल इसी बेस पे है, ध्यान दें बेटा। लीप ईयर की बात आती है तो लीप ईयर में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान दीजिए। सर यहां पर मैं देता हूं आपको यहां क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं 6 जनवरी 2021 और आपको यहां दे रहा हूं 60 डेज। आप यहां डेज में गेम करते हैं बेटा। 60 डेज आपका 6 जनवरी से 60 डेज का टाइम मांगा गया है। अब ध्यान दीजिए बेटा, 6 जनवरी इस डेट को छोड़ दो, इस डेट को छोड़ दो जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुई है, उसके अलावा अब जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में उसके अलावा हमारे पास बेटा 26 डेज बचे, यानी 6 दिन को हटाऊं तो बेटा 25 डेज बचे। तो यानी 25 डेज
अगर हम कैलकुलेट कर ले तो आज आ जाते हैं हम 31 जैन पर, यानी हमारा 60 में से 25 डेज कैलकुलेट हो चुका है। अब आगे फैब में आए तो फैब में कितने डेज हैं सर? 28। क्यों सर? क्योंकि ये 2021 है, यहां पर 2021 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में 28 डेज काउंट होंगे। तो यहां पे आप आज आ गए हम 28 फरवरी में। अब हमारे कितने दिन हो गए? यहां पर हमारे दिन हो गए 53 डेज, यानी हमें 60 डेज का टाइम मिला है, हमारे हो गए 53 डेज। अब ध्यान दे बेटा, बाकी 7 दिन और, यानी 7 डेज और लेंगे तो ये आएगा 7 मार्च, यानी अब जो डेट आ गई हमारी 7 मार्च आ गई। डेट क्या आ गई? 7 मार्च 2021। इसमें 3 डेज और ऐड कर दो, 8 मार्च, 9 मार्च एंड लास्ट इज 10 मार्च। ये आ गया आपका 10 मार्च। तो 10 मार्च हमारा क्या है? ड्यू डेट है। 10 मार्च हमारा क्या है? ड्यू डेट है बेटा, ध्यान दें, ड्यू डेट हमारा 10 मार्च हो जाता। लेकिन सर अगर आपका 10 मार्च को कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए तो इस दिन क्या करेंगे? इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, ध्यान दे बेटा, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे आप पेमेंट जो करेंगे 1 डे आफ्टर करते हैं, यानी इसका मतलब इमरजेंसी हॉलीडे के केस में आपका जो ड्यू डेट बनेगा वो ड्यू डेट बनेगा 11 मार्च। ठीक बेटा, 11 मार्च बनेगा इमरजेंसी हॉलीडे में। क्यों? क्योंकि पेमेंट मेड 1 डे आफ्टर, यानी एक दिन बाद। बट अगर पब्लिक हॉलीडे हो, एग्जांपल कि सर उस दिन संडे पड़ गया, सर उस दिन संडे पड़ गया, अब बताएं, अगर उस दिन संडे पड़ जाता है तो ऐसे केस में आपका जो पेमेंट होगा 1 डे बिफोर हो जाएगा, यानी एक दिन पहले। यानी यहां पे जो ड्यू डेट निकलेगी वो निकलेगी 9th ऑफ मार्च, यानी 9 मार्च आपका एक पब्लिक हॉलीडे के केस में ड्यू डेट आ जाएगा। मतलब मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर नॉर्मल होता तो ये ट्रांजेक्शन होती, अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता तो ये होता, अगर पब्लिक हॉलीडे होता, जो मैंने ऊपर 4 हॉलीडेज लिखवाए हैं, तो वो 4 हॉलीडेज केस में आपका आंसर 9 मार्च होता। अब और अच्छे से क्लियर करेंगे, चीजों को समझेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रोसेस हम देखते हैं बेटा, अगला प्रोसेस हमारा आता है एंडोर्समेंट का। कितना बेटा? एंडोर्समेंट का। अब एंडोर्समेंट का प्रोसेस किस तरीके का है वो ध्यान दें बेटा। एंडोर्समेंट का प्रोसेस क्या है, अब अच्छे से बारीकी से आप लोग क्लियर करें। एंडोर्समेंट का प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए हमारा सेलर था और बी हमारा बायर था। ए ने बी को गुड्स बेचा था, मान लेते हैं 50,000 के गुड्स इसने बेचे बी को। यहां पर पिछले दिनों में सी ने ए से पैसा लेना था, मतलब पिछले दिनों में ए से सी की कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी जहां पर ए सी कहता है कि भैया मुझे पैसे दो 50,000। किससे मांगता है? ए से मांगता है। तो ए ने कहा यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ए ने ये सोचा मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मैंने बी को बोला था पैसा देने के लिए, वो नालायक 1 महीने बाद पैसा देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सी को बोल देता हूं कि सी सुन, तू 1 महीने बाद पैसा बी से ले लियो। यानी ए ने सी को बोला कि भैया पैसा मेरे पास अभी तो नहीं है, आप 1 महीने बाद बी से पैसा ले लेना। तो बेटा ए ने सी को वादा कर दिया कि आप पैसा 1 महीने बाद ले लेना। तो इसने क्या किया, इसने बी को बोला बी सुन, एक काम कर, तू सीधा पैसा मुझे देने की बजाय ये पैसा सी को दे देना। यानी ए ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया आप मुझे पैसा न देकर आप सीधा सी को पैसा दे दो। तो
इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट प्रोसेस। एंडोर्समेंट प्रोसेस, ध्यान दे बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट प्रोसेस, और इस पर्सन को कहते हैं एंडोर्जी। ये जो थर्ड पर्सन आया इसका नाम है एंडोर्जी, ठीक है। एंडोर्जी वो पर्सन है जो ड्रॉवर से पैसे मांग रहा है अपने पिछले दिनों में हुए ट्रांजेक्शन की, उसे कहते हैं एंडोर्जी। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है बेचा हो या हो सकता है उसने उधार दिया हो, वो क्राइटेरिया अलग बात है। तो ये है एंडोर्समेंट प्रोसेस। अगला कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड क्या होता है? डिसऑनर्ड हम कहते हैं बेटा कि अगर कोई भी बिल या चेक बैंक में जाता है और बैंक के पास पहुंचने पर उस बिल या चेक में कोई गलतियां दिखती है या कोई फॉल्ट दिखता है, ऐसे केस में बैंक के पास राइट है कि उस चेक को या उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम यहां पर डिसऑनर्ड, यानी सीधा कह दो, कह दें रिजेक्शन ऑफ बिल या चेक। अगर चेक या बिल को हम रिजेक्ट कर देते हैं उसे कहते हैं डिसऑनर्ड। ऐसे केस में बैंक कुछ चार्जेस भी लेता है ताकि वो एज अ पेनल्टी होगा पहली बात तो ये ध्यान रहे, डिसऑनर्ड मींस रिजेक्शन ऑफ बिल। समझा देता हूं किस तरह से। एक ए है जो कि सेलर है, बी है जो कि बायर है। तो ऐसे केस में ए क्या करता है, बी से एक चेक लेता है और उस चेक को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देता है, यानी बैंक में ये चेक डिपॉजिट हो जाता है। बैंक में जब ये चेक डिपॉजिट होता है उसके अगले दिन ही बैंक को लगता है कि भैया इस चेक में डेट गलत है या साइन मिसमैच है या पैसा ही नहीं है या नाम ही गलत है। अगर इन चीजों का उसके पास कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो भैया उसके पास राइट है कि उस बिल या चेक को रिजेक्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिजेक्शन ऑफ बिल यानी डिसऑनर्ड। तो बच्चों इतना ही आज की क्लास में हम करते हैं। अगली क्लास में आपके लिए एंट्रीज होंगी जो कि बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को आप पूरा देखना और अगले वीडियो में भी आप कंटिन्यूटी बना के रखना, तभी आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। और इस चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब पूरा अच्छे से करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आप लोगों से एनर्जी मिले। आप लोगों से आप जितना प्यार देंगे उतना ही आप मेरे चैनल्स को फायदा होगा और आपको मैं ऐसे ही वीडियो देता रहूंगा। धन्यवाद।